मित्रों, आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर राजू शर्मा, सहायक प्राध्यापक इतिहास, शासकीय जेएमपी महाविद्यालय तखतपुर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़। आज हम एमए के द्वितीय सेमेस्टर के पेपर चतुर्थ अनिवार्य ए आधुनिक इंग्लैंड 1885 से 1956 ईस्वी तक के अंतर्गत इकाई 4 के टॉपिक ग्रेट ब्रिटेन की विदेश नीति 1919 से 1935 ईस्वी तक पर चर्चा करेंगे। पृष्ठभूमि के अंतर्गत हम ये कह सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1918 ईस्वी में समाप्त हो गया था। 1919 में पेरिस शांति सम्मेलन का आयोजन हुआ। जर्मनी आदि पराजित राज्यों के साथ संधियां भी हुई और अब सभी देश शांति चाहते थे, किंतु युद्धोत्तर काल में भी अशांति बनी रही और अनेक समस्याएं निराकरण के लिए मुंह बाएं खड़ी थी। इस अवधि में ब्रिटिश सरकार की विदेश नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य थे। समुद्र पर अपने आधिपत्य को बनाए रखना, यूरोप में शक्ति संतुलन को कायम रखना, संसार में शांति की रक्षा के लिए राष्ट्रसंघ में सहयोग करना। 1931 ईस्वी के बाद थोड़ा सा परिवर्तन दिखाई देता है, क्योंकि इस दौरान इंग्लैंड में राष्ट्रीय सरकार स्थापित हो गई थी और दूसरी तरफ यूरोप में अधिनायकों का उदय हो रहा था। तो ब्रिटिश सरकार ने उन अधिनायकों को संतुष्ट करने की नीति अपनाई, जिसको संतुष्टिकरण की नीति कहते हैं। ब्रिटेन की विदेश नीति। ब्रिटेन की विदेश नीति, इसके पहले जो हमने उसके उद्देश्यों पर चर्चा की, उन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई थी। ग्रेट ब्रिटेन ने रूस के साथ, टर्की और तानाशाही शासकों के साथ और युद्ध का जो क्षतिपूर्ति की समस्या और निशस्त्रीकरण की समस्या के संदर्भ में अपनी विदेश नीति में किस तरह का रूप करना अपनाया, उस पर चर्चा करेंगे। रूसी साम्यवादी क्रांति। 1917 ईस्वी की रूस की साम्यवादी क्रांति ने संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया। उसने न केवल विभिन्न स्थानों पर साम्यवादी विचारधाराओं को प्रोत्साहन दिया, बल्कि विश्व के सभी देशों पर विदेश नीति को प्रभावित किया। रूस के साम्यवादी दल ने न केवल अपने यहाँ पूंजीवाद को समाप्त किया, बल्कि अन्य राज्यों में भी इसको समाप्त करने के लिए प्रोत्साहन दिया। बहुत लंबे समय तक पश्चिम के पूंजीवादी राज्य रूस से शंकित रहे, उसके समाप्त होने की आशा करते रहे और उसके शत्रुओं को प्रोत्साहन देते रहे। जर्मनी और इटली की तानाशाही सरकारें रूस के विरोध का नारा लगाकर पश्चिमी राज्यों को पर्याप्त समय तक धोखा देती रहीं और आक्रमणकारी नीति अपनाती रहीं। टर्की राष्ट्रवाद। टर्की ने मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में राष्ट्रवादी सरकार की स्थापना की और आधुनिक टर्की का निर्माण किया। उसकी उग्र नीति से एक बार फिर युद्ध की संभावना हो गई थी, जिसके कारण सैब्र की संधि में परिवर्तन करना पड़ा और 1923 ईस्वी में की गई लॉसिन की संधि के द्वारा टर्की को वह यूरोपीय प्रदेश देकर जो पहले उसे छीन लिए गए थे, संतुष्ट किया गया। तानाशाही शासकों की ओर भी झुकाव दिखाई देता है। यद्यपि युद्ध में जनतंत्री सरकारों की जीत हुई थी, परंतु युद्ध के पश्चात यूरोप के राज्यों में प्रतिक्रियावाद और निरंकुशता की भावना प्रबल हो गई। रूस में तानाशाही साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई थी। 1922 ईस्वी में इटली में मुसोलिनी के नेतृत्व में तानाशाही शासन स्थापित हुआ। पोलैंड ने तानाशाही शासन की स्थापना की। 1928 ईस्वी में
यूगोस्लाविया के राजा ने निरंकुश शासन की स्थापना की और अस्थायी रूप से स्पेन और ग्रीस में भी तानाशाही शासन की स्थापना हुई। अंत में 1933 ईस्वी में हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में भी नाजी तानाशाही शासन की स्थापना हुई। इन सभी तानाशाही शासनों से न केवल आर्थिक राष्ट्रीयता को प्रोत्साहन दिया, जिसके कारण स्वतंत्र व्यापार और आर्थिक विकास संभव न हो सका, बल्कि उग्र और आक्रमणकारी राजनीतिक राष्ट्रीयता को भी जन्म दिया, जिससे यूरोप में पुनः संघर्ष और अंत में द्वितीय विश्व न रुक सका। युद्ध के कर्ज और क्षतिपूर्ति की भी एक समस्या बनी हुई थी। युद्ध कर्ज और क्षतिपूर्ति की समस्याएं अलग अलग थीं, यद्यपि कुछ कारणों से एक दूसरे से संबंधित हो गई। क्षतिपूर्ति की समस्या जर्मनी से संबंधित थी। जर्मनी से मित्र राज्यों ने बहुत बड़ा धन युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में मांगा था, परंतु ना तो जर्मनी इतना धन दे सकता था और ना इस धन को देने की उसकी इच्छा थी। इस समस्या का हल निकालने के लिए विभिन्न सम्मेलन हुए और विभिन्न सुझाव रखे गए, जैसे 1921 ईस्वी में पेरिस का प्रस्ताव, दवेस योजना 1924 ईस्वी, यंग योजना 1928 ईस्वी, हेग सम्मेलन 1930 ईस्वी और हूवर प्रस्ताव 1931 ईस्वी। परंतु इनमें से कोई भी सुझाव पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जा सका। कुल मिलाकर जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों को 85 करोड़ पाउंड धन क्षतिपूर्ति के रूप में दिया और स्वयं मित्र राज्यों से मुख्यतः अमेरिका से 95 करोड़ पाउंड धन कर्ज के रूप में प्राप्त किया। इसका यह अर्थ था कि जर्मनी ने अपने पास से कुछ भी नहीं दिया, बल्कि विदेशों से ही प्राप्त किया, उनसे ही लिया। युद्ध कर्ज की समस्या मित्र राज्यों ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति से सम्मिलित की थी। युद्ध के अवसर पर मित्र राज्यों ने एक दूसरे को कर्जा दिया था, जैसे ब्रिटेन और अमेरिका ने फ्रांस को तथा अमेरिका ने ब्रिटेन को। जब इस कर्ज को चुकाने का प्रश्न उपस्थित हुआ तो ब्रिटेन के अतिरिक्त सभी राज्यों ने यह कह दिया कि जैसे जैसे वे जर्मनी से क्षतिपूर्ति के रूप में धन को प्राप्त करते जाएंगे, वैसे वैसे वे अपना कर्ज चुकाते जाएंगे। परंतु जर्मनी ने कभी भी पूर्ण मात्रा में धन प्राप्त नहीं हुआ जर्मनी से। इस कारण इन राज्यों ने एक दूसरे का कर्जा भी नहीं चुकाया। सिर्फ ब्रिटेन ने कुछ मात्रा में अमेरिका का कर्ज अवश्य चुकाया था। इस तरह से इस समस्या का भी कोई हल नहीं हो सका। निशस्त्रीकरण की समस्या, मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के शक्ति विस्तार पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में यह भी प्रयत्न किए गए थे कि संसार के समस्त राज्य अपने यहाँ शस्त्रों के निर्माण पर प्रतिबंध लगाएं। उसके लिए विभिन्न अवसरों पर विभिन्न समझौते करने के भी प्रयास किए गए, परंतु ऐसा कोई भी समझौता न हो सका जिसे सभी देश स्वीकार कर पाते। 1932 ईस्वी में इस विषय पर किया गया जेनेवा सम्मेलन भी असफल सिद्ध हुआ। अंत में जर्मनी ने भी वर्साई की संधि के समझौते को ठुकरा दिया और शस्त्रीकरण प्रारंभ कर दिया और एक बार फिर यूरोपीय राज्यों में अपनी सुरक्षित शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा आरंभ हुई और विभिन्न देश सुरक्षा के लिए प्रयत्न करने लगे, लेकिन उसमें असफल हुए। उसके बाद जर्मनी, इटली और जापान का उत्थान हुआ, राष्ट्रसंघ, और उसके बाद हम देखेंगे कि ब्रिटेन की स्पेन के गृह युद्ध में क्या भूमिका थी। युद्ध के पश्चात की सबसे बड़ी राजनीतिक समस्या फ्रांस की सुरक्षा की खोज थी। जर्मनी परास्त हो चुका था, परंतु तब भी फ्रांस को उससे भय था। राष्ट्रसंघ की स्थापना विश्व शांति की सुरक्षा के लिए की गई थी,
पहले फ्रांस ने राजसंघ की सहायता से सुरक्षा प्राप्त करने का प्रयत्न किया। यूरोप में शांति स्थापित रखने और भय के वातावरण को समाप्त करने के लिए विभिन्न प्रयत्न किए गए, जैसे 1923 ईस्वी की पारस्परिक सहयोग की संधि, 1924 ईस्वी में जेनेवा समझौता, 1925 ईस्वी में लोकार्नो समझौता, 1928 ईस्वी में पेरिस की संधि और 1928 ईस्वी में जनरल एक्ट आदि। लेकिन इनमें से कोई भी समझौता संतोषजनक न हो सका। इस कारण यूरोप के विभिन्न राज्य एक बार फिर सुरक्षा के लिए पारस्परिक संधियां करने लगे। फ्रांस ने बेल्जियम, पोलैंड, यूगोस्लाविया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया से संधियां की। पूर्व में छोटी संधि, लघु संधि का निर्माण हुआ, जिसके सदस्य यूगोस्लाविया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया थे। बाल्कन संघ यूगोस्लाविया, रोमानिया, ग्रीस और टर्की बना। इटली में अल्बानिया और हंगरी से संधि की। रोम समझौते में ब्रिटेन। अब यूरोप में घटित ये घटनाएं और उसमें ब्रिटेन ने अपनी विदेश नीति किस तरह से अपनाई, तो यूरोप में जो ये घटनाएं घट रही थीं, ब्रिटेन की विदेश नीति अधिकांशतः तटस्थ और दुर्बल रही और अंत में तानाशाही शासकों को संतुष्ट करने की हो गई। जैसे जर्मनी के विषय में फ्रांस और ब्रिटेन में आरंभ से मतभेद थे, जबकि फ्रांस जर्मनी को सदा के लिए दुर्बल रखना चाहता था। ब्रिटेन जर्मनी के प्रति सहानुभूति रखने लगा था और उसे निर्माण का अवसर देना चाहता था। इस कारण जबकि फ्रांस वर्साई की संधि की शर्तों को पूर्णतः लागू करने के पक्ष में था, ब्रिटेन उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करने के लिए तैयार था। उसका यह रुख क्षतिपूर्ति, निशस्त्रीकरण आदि सामाजिक समस्याओं के विषय में स्पष्ट था। ब्रिटेन की विदेश नीति का एक आधार रूस के प्रति शंका रखना था। सभी पश्चिमी राज्य रूस की साम्यवादी सरकार से शंकित थे और ब्रिटेन भी इस भावना से मुक्त न था। इस कारण जर्मनी और इटली के तानाशाहों के प्रति शंकित होते हुए भी ब्रिटेन तथा अन्य पश्चिमी राज्य उनके विरुद्ध कोई कदम उठाने को तैयार न थे। उनका यह ख्याल था कि रूस की प्रगति को रोकने में यह शासक संभवतः सहायक होंगे। जर्मनी और इटली ने ब्रिटेन तथा अन्य राज्यों की इस दुर्बलता का पूरा लाभ उठाया और साम्यवाद के विरोध में प्रचार करते हुए वे निरंतर अपनी शक्ति में वृद्धि करते चले गए। इन दो कारणों से तथा अपने गृह शासन में पुनर्निर्माण की भावना से ही संतुष्टिकरण की नीति का निर्माण हुआ। ब्रिटेन एक ऐसी नीति में विश्वास करने लगा जिनके द्वारा इन तानाशाहों की आक्रमणकारी नीति को संतुष्ट करने में वह यूरोप और विश्व क्रांति देखने लगा। इसी कारण ब्रिटेन ने इटली का विरोध नहीं किया, जापान का विरोध नहीं किया, स्पेन के गृह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया और जर्मनी को रोकने का भी प्रयास नहीं किया। जर्मनी ने वर्साई की संधि को तोड़ा, अपने यहाँ सशस्त्रीकरण और अनिवार्य सैनिक सेवा की, हवाई सेना का निर्माण किया, ऑस्ट्रिया को अपने में सम्मिलित किया, सुडेटनलैंड तथा अंत में संपूर्ण चेकोस्लोवाकिया पर अधिकार किया और ब्रिटेन इन सभी को स्वीकार करता चला गया। ब्रिटेन को बहुत देर से अनुभव हुआ कि तानाशाहों की इस भावना को संतुष्ट करने से उनकी भूख कम होने के स्थान पर बढ़ेगी। इस कारण ब्रिटेन ने बहुत देर से फ्रांस के साथ मिलकर पोलैंड की सुरक्षा का आश्वासन दिया, परंतु उस समय तक जर्मनी की उग्रवादी नीति चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी और जर्मनी, इटली तथा जापान की संधि का निर्माण हो चुका था। इस प्रकार निष्कर्ष में कहा जा सकता है कि ब्रिटेन की संतुष्टिकरण की नीति असफल सिद्ध हुई और अंत में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करने से
ब्रिटेन को युद्ध के लिए तत्पर होना पड़ा और द्वितीय महायुद्ध प्रारंभ हुआ। धन्यवाद।